Hello and welcome back to Dronacharya IS YouTube channel. You're watching daily editorial analysis covering 24th May 2022. Well, इस वीडियो लेक्चर में हम आज के इम्पॉर्टेंट एडिटोरियल्स कवर करेंगे, आज के इम्पॉर्टेंट आर्टिकल्स कवर करेंगे. So in this video we're going to talk about the Gyanvapi mosque dispute. We have an article in today's The Hindu newspaper where Gyanvapi mosque dispute has been compared with the Babri Masjid case of Ayodhya. We will see what are the differences between both the cases, how we can say that both of these cases are different, and that is what we are going to cover in the Gyanvapi mosque dispute. After that, there's an article in Indian Express about ASHA workers today. So ASHA workers are the highlight of the day because they have won the Global Leaders for Health Award from WHO. So we will understand who are ASHA workers, how do they work, and what are the issues which are faced by the ASHA workers. So let's begin with it. तो चलिए शुरुआत करते हैं. आज का हमारा पहला एडिटोरियल, हमारा पहला आर्टिकल ज्ञानवापी मॉस्क डिस्प्यूट से रिलेटेड है. This article is written by Seema Chishti, and the title of the article in today's The Hindu newspaper is A Far More Dangerous Moment Now Than in 1992. तो करंटली हम जो वाराणसी में ज्ञानवापी मॉस्क डिस्प्यूट देख रहे हैं, इसे 1992 में जो बाबरी मस्जिद केस हुआ था अयोध्या में, द डिमोलिशन ऑफ बाबरी मस्जिद इन अयोध्या, इसके साथ कंपेयर किया जा रहा है. एंड सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि एग्जैक्टली 30 ईयर्स लेटर, 30 ईयर पहले बाबरी मस्जिद केस होता है अयोध्या में, एंड नाउ 30 ईयर्स आफ्टर हमें ज्ञानवापी मॉस्क डिस्प्यूट दिख रहा है. लेकिन एक चीज़ हमें समझना होगा कि दोनों ही इंसिडेंट्स के बीच में बहुत ही ज़्यादा स्ट्राइकिंग कंट्रास्ट हैं, डिफरेंसेस हैं, एंड द डिफरेंसेस आर वेरी स्टार्क. एंड देयरफॉर चाहे वो बाबरी मस्जिद अयोध्या का केस हो या फिर ज्ञानवापी मॉस्क डिस्प्यूट का केस हो, दोनों ही काफ़ी कम डेजा वू ऑफर करते हैं बिकॉज बोथ ऑफ दीज केसेस आर डिफरेंट. तो इस आर्टिकल के अंदर फोकस इस चीज़ के ऊपर किया गया है दैट व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन द अयोध्या मैटर देन एंड द डिस्प्यूट ओवर द ज्ञानवापी मॉस्क इन 2022 नाउ. किस तरह दोनों सिचुएशंस डिफरेंट हैं. इसीलिए टाइटल है अ फार मोर डेंजरस मोमेंट नाउ देन इन 1992, कि 1992 के कंपैरिजन में जो अभी चल रहा है दैट इज़ मोर डेंजरस मोमेंट. तो दोनों में डिफरेंसेस क्या हैं, क्या चीज़ बदली है, क्या नहीं बदली है. तो एक तरह से 1992 के अंदर जो इशू रेज हुआ था, उसके बाद आज हम 30 इयर्स बाद दोनों ही इश्यूज़ को कंपेयर कर रहे हैं. तो बड़ा डिफरेंस जो कि ज्ञानवापी मॉस्क और हमारा अयोध्या के बीच में है, दैट इज़ कि आज के टाइम पे हमारे पास एक एक्ट है. पहली डिसिमिलरिटी ये है विच इज़ बेस्ड ऑन अ एक्ट, एंड द एक्ट इज़ द प्लेसेस ऑफ वर्शिप स्पेशल प्रोविजंस एक्ट 1991. ये जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है ना, ये जब अयोध्या का जो पॉलिटिकल मूवमेंट काफ़ी स्टीम अप हुआ था, उस टाइम पे प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट एग्जिस्ट नहीं करता था. ऑल्सो जब ये एक्ट बना, बिकॉज एज यू कैन सी 1991 की बात हो रही है, तो जब ये एक्ट बना तो उस दौरान अयोध्या को इसके एम्बिट से बाहर रखा गया. तो अयोध्या के केस के ऊपर ये जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है वो अप्लाई नहीं होता ना. सुप्रीम कोर्ट ने अपनी 2019 की जो वर्डिक्ट थी उसमें काफ़ी इम्पोर्टेंस जो हमारे 1991 एक्ट की है, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की है, उसके ऊपर 10 पेजेस में इम्पोर्टेंस समझाई थी कि किस तरह प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन की फंडामेंटल वैल्यूज़ हैं उसे प्रोटेक्ट करता है, उसे सिक्योर करता है. एंड जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है ये बेसिकली
नॉन डिरोगेबल ऑब्लिगेशंस लगाता है, जिससे कि जो हमारी कमिटमेंट है टूवर्ड्स सेकुलरिज्म, हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो सेकुलरिज्म को लेकर जो हमारी कमिटमेंट है उसे इन्फोर्स करने के लिए जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है ये बहुत ही नॉन डिरोगेबल ऑब्लिगेशंस लगाता है. Therefore, it protects and secures the fundamental values of our constitution. तो ये जो वर्डिट आई थी अभी हमारे पास 2019 में आई थी. So it is not framing the matter in letter and spirit of its own order. Instead, the court is trying to balance the law and the interpreters, which are enabling a significant and worrying change in India. Now, यहाँ पे जो ज्ञानवापी डिस्प्यूट है ये तो क्लियर करना होगा कि ये बाबरी मोमेंट तो भी बिल्कुल भी नहीं है, बिकॉज बाबरी वॉज एन एक्सेप्शन टू विच द लॉ वॉज एप्लीकेबल. बाबरी को छोड़कर जो हमारा प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है ये बाकी सभी मैटर्स के ऊपर एप्लीकेबल है. लेकिन अगर इफ़ दिस गोज़ ऑन और अगर हम इसे अप्लाई ना करें स्ट्रिक्टली द प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, तो ये एक तरह का पेंडोरा बॉक्स ओपन कर देगा, जिसकी वजह से सिमिलर और जो हमारे पास मल्टीपल केसेस हैं वो मशरूम अप होने शुरू हो जाएंगे. ऑलरेडी आप देखिए, यू आर लिसनिंग अबाउट इट, द केस ऑफ मथुरा शाहीज ईदगाह और टू डिग अराउंड द कुतुब मीनार, ये केसेस ऑलरेडी कोर्ट्स पे पहुंच चुके हैं. तो अगर प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की जो एप्लीकेबिलिटी है कि बाबरी अकेला एक एक्सेप्शन था, लेकिन बाकी सभी मैटर्स के ऊपर प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट लगेगा, अगर ये ऐसे ही डिस्कशन चलती रही तो एक पेंडोरा बॉक्स ओपन हो जाएगा और इस तरीके के बहुत सारे केसेस उभरने शुरू हो जाएंगे. हमें यहाँ पे एक और चीज़ देखनी होगी कि ये जो कॉन्फ्लिक्ट है ये कहीं ना कहीं हमें 1947 के टाइम पे एक शार्प फोकस पे लेके चला जाता है टुवर्ड्स द सिकनेस विच फ्री इंडिया हैज़, द सिकनेस इन अ फ्री इंडिया विच वी आर अनेबल टू शेक ऑफ. अब आप खुद देखो, जो 1991 का जो एक्ट है इसका आइडिया क्या है? दैट इज़ टू इंसुलेट इंडिया फ्रॉम इम्प्लीकेशंस ऑफ बाबरी. एंड ऑल्दो ये हमारा आइडिया है कि भाई इंडिया को बाबरी की इम्प्लीकेशन से इंसुलेट कर दो, बट स्टिल इफ़ वी आर अलाउइंग द वाराणसी इशू टू गेन मोमेंटम आज के टाइम में 2022 में 30 years आफ्टर बाबरी मस्जिद केस एंड आफ्टर दिस प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, अगर हम आज वाराणसी इशू को मोमेंटम दे रहे हैं तो इट इज़ शोइंग दैट द सिकनेस is kind of exacerbating in India. तो इंटेंशन तो इस लॉ की यही थी कि एक लाइन ड्रॉ किया जा सके अंडर 1947 एंड जिससे कि अयोध्या डिस्प्यूट के बाद ऐसे मैटर्स और ना उठें, बिल्कुल इन डिस्प्यूट को ख़त्म कर दिया जाए, ये इंटेंशन थी. बट 30 years on, despite witnessing the ruptures that Babri led to, बाबरी का डिमोलिशन और जो रप्चर्स हुए हैं वो देखने के बाद भी अगर ज्ञानवापी को हम इस तरह फेस्चर होने देते हैं तो इट बेसिकली सिग्नल्स दैट इंडिया इज़ री ओपनिंग द इशूज़ दैट कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ सेटल्ड, एंड द ओनली सिग्नल मोर इज़ अपहेवल. तो पहला जो हमारा पॉइंट है दैट इज़ अबाउट द प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट and the importance of it and significance of this act. And in today's time, if we are letting the issues like Gyanvapi mosque dispute to actually gain momentum, so what does this reflect about our Indian society of our free India? तो पहला डिफरेंस तो दोनों के बीच में ये है. अच्छा, अब अगर हमने कहा कि गंभीरता देखें, क्योंकि टाइटल तो यही कह रहा है कि A far more dangerous moment is now than 1992, क्योंकि अगर एक्ट होने के बावजूद भी हमारे पास इस तरह की बातें होती हैं तो ये शो करता है कि इंडिया
अभी भी उतना ही ज़्यादा sick है rather. Instead of having these provisions which are safeguarding the constitutional values, we are still under the same gambit only. So today's time is more dangerous than the Babri Masjid case. इसके बाद जो सेकंड फैक्टर हम दोनों ही इंसिडेंट्स में डिस्कस करेंगे, दैट इज़ अबाउट द स्टेट ऑफ इंडियाज़ इंस्टीट्यूशन. विल टॉक अबाउट इंस्टीट्यूशनल इंडिपेंडेंस. जो स्टेट ऑफ इंस्टीट्यूशंस हैं इंडिया में, ये भी अयोध्या बाबरी मस्जिद केस और जो हमारा ज्ञानवापी है, इन दोनों को डिफ्रेंशिएट करता है. अब हमारे पास डेमोक्रेसी को मोबोक्रेसी से कौन डिफ्रेंशिएट करता है? हाउ कैन यू डिफ्रेंशिएट डेमोक्रेसी फ्रॉम मोबोक्रेसी? इट इज़ थ्रू द प्रेजेंस ऑफ मॉडर्न इंस्टीट्यूशंस. एंड मॉडर्न इंस्टीट्यूशंस भी अगर वो इंडिपेंडेंटली फंक्शन कर रही हैं टू ऑनर द प्रॉमिस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज ऑन टू कीप दैट प्रॉमिस. तो एक तो डेमोक्रेसी और मोबोक्रेसी में फ़र्क क्या है? डेमोक्रेसी में हमारे पास मॉडर्न इंस्टीट्यूशंस हैं जो कि इंडिपेंडेंटली फंक्शन करेंगी और हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन के जो प्रॉमिसेस हैं, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, उसे ऑनर करेगा. एंड इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशंस का डेमोक्रेसी में काम क्या है? दैट इज़ टू कीप आस्किंग क्वेश्चंस ऑफ एग्जीक्यूटिव एंड टू ensure that if it act in accordance with the constitution it has sworn by. Questions एग्जीक्यूटिव से पूछते रहने हैं और ये देखते रहना है कि क्या सब कुछ कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंगली हो रहा है. लेकिन इंडिया की अगर हम बात करें तो पिछले कुछ टाइम में देयर इज़ अ ड्रामेटिक डिक्लाइन इन इंस्टीट्यूशनल इंडिपेंडेंस. अगैन वी आर टॉकिंग अबाउट टुडेज सिचुएशन. हमारी इंस्टीट्यूशन की जो इंडिपेंडेंस है वो ड्रामेटिकली डिक्लाइन हुई है. इसे हम कह सकते हैं कि ये एक शार्प डेमोक्रेटिक बैकस्लाइड इंडिया इस वक्त ले रहा है. नाउ फॉर दिस वी हैव नंबर ऑफ रिपोर्ट्स, नंबर ऑफ पेपर्स, जैसे कि वीडम इंस्टीट्यूट इंडिया को इलेक्टोरल ऑटोक्रेसी कह देता है. फ्रीडम हाउस इंडिया को पार्टली फ्री कहता है. देन इट स्कोर्स एट द लेवल ऑफ 1975, जिस टाइम पे इंडिया में फॉर्मल एमरजेंसीज लग रही थी कि जैसा माहौल तब था वैसा माहौल अब है. इंटरनेशनल IDEA इंडिया को फॉर्मल इमरजेंसी के केस पे स्कोर करता है. रिसेंटली फ्रीडम ऑफ प्रेस इंडेक्स आया था बाय RSF. इंडिया लास्ट 30 कंट्रीज़ में आता है आउट ऑफ 180 in terms of freedom of index. Similarly, we have World Value Survey and Pew Research Center जो कि शो करता है दैट इंडिया, जो कि पहले सिविल राइट्स को सपोर्ट करता था एंड सिविल राइट्स एज द फीचर ऑफ डेमोक्रेसी, एंड नाउ इवन डेमोक्रेसी हैज़ फॉलन द मोस्ट सिंस 2015. तो कहने की बात यह है कि अगर हम यहाँ पे हमारे इंस्टीट्यूशंस की इंडिपेंडेंस की बात करें तो वो भी ड्रामेटिकली डिक्लाइन हो रही है. तो इस समय में ज्ञानवापी का स्टार्ट होना, दिस इज़ सॉर्ट ऑफ समथिंग एल्स. देन देयर वुड नॉट बी काउंटर प्रेशर फ्रॉम इंस्टीट्यूशंस लाइक 30 years ago. 30 years ago there were no independent institutions जो कि इसके ऊपर काउंटर प्रेशर लगा सकते. प्रेजेंटली ज्ञानवापी एंड इंस्टीट्यूशंस का होना, तो ये थोड़ा एक नेक्स्ट लेवल पे चला जाता है. इसके अलावा अगर हम इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन की बात करें, ये भी एक बड़ा फैक्टर है बिटवीन 1992's बाबरी मस्जिद केस एंड द प्रेजेंट ज्ञानवापी मॉस्क डिस्प्यूट. 1992 में अभी इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन को आना था. इट हैड टू प्ले इटसेल्फ आउट. तो बहुत बार हम ये कह देते हैं कि भाई जिस टाइम पे बाबरी मस्जिद का केस हुआ उस टाइम पे तो हम ओल्ड इंडिया में थे. तो इट बेसिकली इट फैंस ऑफ लिबरलाइजेशन, है ना, कि लिबरलाइजेशन हुई नहीं थी, ओल्ड इंडिया था, इसीलिए इतना हमारे पास इस तरह के इश्यूज़ रेज हुए.
तो उस टाइम पे अगर हम जो लिबरलाइजेशन के फैंस अगर उनकी अगर हम आइडियोलॉजी देखें तो ये व्यू था कि अगर इंडिया की इकोनॉमी को ऑल्टर कर दिया जाएगा तो इससे इंडिया का जो रिग्रेसिव सोशल मोड्स हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, है ना। हमारे पास एलपीजी रिफॉर्म्स जब आते हैं, दिस इज़ द टाइम ओनली। जैसे ही धीरे 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 इंडिया की इकोनॉमी बदलती है वैसे वैसे हमारा जो रिग्रेसिव सोशल मोड्स हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। ये एक्चुअली जैसे पोस्ट द बर्लिन वॉर या फिर पोस्ट द सोवियत यूनियन, ये उस थॉट से आता है कि जिस तरह से जब एक जनरल इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट होती है तो उससे जो ओल्ड आइडेंटिटी इश्यूज होते हैं वो ब्लो आउट हो जाते हैं एंड दिस बेसिकली लिबरेट द पीपल। तो ये उम्मीद थी कि जब लिबरलाइजेशन आएगी तो इससे हमारे जो ओल्ड आइडेंटिटी इश्यूज हैं वो सारे चले जाएंगे। लेकिन नाउ वी आर 30 ईयर्स ऑन, तो ये जो प्रॉमिस है ऑफ क्विक इकोनॉमिक प्रोग्रेस और इस इकोनॉमिक प्रोग्रेस से हमारे जो आइडेंटिटी पॉलिटिक्स है उसका जाना, ये तो प्रोग्रेस इस तरह से तो नहीं हो पाई। रादर अगर हम अच्छे से रिसर्च करें तो हमें दिखता है कि इसका ऑपोजिट हुआ है। आज के टाइम पे एक हार्डन्ड और एक नैरोअर अंडरस्टैंडिंग जो आइडेंटिटी पॉलिटिक्स की आ चुकी है, ऑल ओवर द वर्ल्ड इसे ग्रिप कर चुकी है। तो आज तो हम लिबरलाइज्ड हैं। आफ्टर लिबरलाइजेशन now we have more economic inequality. We have record level of concentration of wealth and cronyism. तो इंडिया अपने आप को दोबारा उसी फ्रॉड क्वेश्चन में है, उसी फेरोसिटी में है। इकोनॉमिक क्राइसिस जो इंडिया फेस कर रहा है, अपार्ट फ्रॉम द स्टीप एंड वाइडनिंग इनइक्वालिटीज़, अनएम्प्लॉयमेंट फिगर्स हाई जाते जा रहे हैं। तो 1990s में जो हमारी एक्सपेक्टेशंस थी वो तो उसमें से कुछ भी नहीं हो पाया, चाहे इमेजिन्ड हो चाहे रियल हो। तो आज के टाइम पे अगर ज्ञानवापी को फैन आउट किया जाता है इस समय में, जहाँ पे हमारी जो इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन की जो होप्स हैं एज अ पेनेसिया, नाउ दे आर बिहाइंड अस, तो इस टाइम पे ये काफ़ी ज़्यादा अनफेवरेबल है एज़ कम्पेयर टू अर्ली 1990s, क्योंकि उस टाइम पे उम्मीद थी कि भाई हम तो अभी पुराने ख्यालों में रह रहे हैं, धीरे 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 ये सोच जाएगी। लेकिन अगर आज के टाइम पे ये होता है, अगेन दिस रिफ्लेक्ट्स टूवर्ड्स द सिकनेस ऑफ आवर इंडियन सोसाइटी, ऑफ आवर इंडिया। फिर बाबरी मस्जिद और ज्ञानवापी में एक और बड़ा डिफरेंस, इट्स अबाउट आइडियोलॉजिकल। नाउ जो अयोध्या इशू था तो वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल इंसेंटिव के साथ हुआ था। देयर वाज अ वेरी स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल इंसेंटिव बिहाइंड द मास मूवमेंट, रथ यात्रा जो प्रोपेल की गई थी फॉर द अयोध्या इशू। तो इट बेसिकली यील्डेड काइंड ऑफ पॉलिटिकल रिजल्ट्स फॉर द पार्टीज़। लेकिन करंटली अगर हम देखें तो ये काफ़ी इंस्ट्रूमेंटलिज्म है और ये जो पॉलिटिकल फैक्टर है दैट इज़ मिसिंग। अब यहाँ पे 2022 की अगर हम बात करें तो नाउ इट इज़ मोर पार्ट ऑफ कोर आइडियोलॉजिकल बिलीव ऑफ द रूलिंग डिस्क्रिपेंसी। तो अब थोड़ा आइडियोलॉजिकल फैक्टर यहाँ पे आना शुरू हो जाता है। इसमें बेसिकली क्या है कि आइडियली अगर हम कोर आइडियोलॉजी देखें तो दे वांट कोर्ट्स जस्ट अवॉर्ड टू द मेजॉरिटेरियन मॉब्स माइनस अ मास मूवमेंट और मोबिलाइजेशन। कोई मास मूवमेंट और मोबिलाइजेशन नहीं है, इट्स अबाउट मेजॉरिटेरियनिज्म। तो यहाँ पे फॉर रूलिंग रिजीम ये जो पाथ है, इट इज़ नॉट सीन एज एज अ क्राइसिस बट एज पार्ट ऑफ डिजायर्ड एंड। तो बहुत ही अनलाइकली है कि जो गवर्नमेंट है दे विल बी कंपेल्ड टू टेल ऑफ मॉब्स एंड पीपल हु आर रेजिंग दिस इशू एंड सेइंग दैट कि भाई ये इशू तो बहुत पहले सेटल डाउन हो चुका है, हमारे पास प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है। ये काफ़ी मुश्किल है कहना, क्योंकि अब ये आइडियोलॉजिकल तरफ से आ रहा है ना। अब जो हम ये ज्ञानवापी इशू को ओपन अप कर रहे हैं, इट इज़ नॉट अबाउट हिस्ट्री। इंडिया की हिस्ट्री तो पहले से ही बहुत कॉम्प्लेक्स है, लेकिन हम क्या देख रहे हैं कि इस कॉम्प्लेक्स हिस्ट्री को रिड्यूस कर दिया गया है 2 डायमेंशंस में, लाइक हिंदू वर्सेस मुस्लिम्स। बट फ्रॉम थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स इंडिया इस तरह की
जो जो हमारे पास स्पेक्ट्रम ऑफ स्टोरीज़ है उनको विटनेस करता है, जहाँ पे को एग्जिस्टेंस और कॉन्फ्लिक्ट की स्टोरीज आती हैं, चाहे वो शेवाइट्स फेसिंग ऑफ विद वैश्वनाइट्स हों, ब्राह्मण्स मेकिंग अ कास्ट केस अगेंस्ट द श्रामन्स हों, बुद्धिस्ट एंड जैन वर्सेस एवरीवन एल्स. तो डिस्प्यूट अक्रॉस मैनी मोर लाइन्स आर प्रेजेंट ऑलरेडी. तो इंडियन हिस्ट्री काफ़ी कॉम्प्लेक्स रही है, लेकिन एक जो यहाँ पे बड़ी दिक्कत ये आ रही है कि इसको बहुत ही टू डिमेंशनल कर दिया जा रहा है बाय हिंदू वर्सेस मुस्लिम फ्रेम आउट करके. इवन हेयर हमारे पास क्रिश्चियनिटी और इस्लाम को प्ले आउट किया जाता है. इवेंट्स कुछ इस तरह से हो रहे हैं. अब जो ज्ञानवापी डिस्प्यूट है, इट इज़ बेसिकली अबाउट व्हाट? इट इज़ बेसिकली अबाउट रिक्लेमेशन, कि हमने रिक्लेम करना है. एंड इट इज़ सेंट्रल टू द लार्जर सुपरमेसिस प्रोजेक्ट. लेकिन इसे हम जिस तरह हम देख रहे हैं कि ओके देयर आर नेम चेंजिंग ऑफ द प्लेसेस हैपनिंग, एंटी कन्वर्जन लॉज, कैटल लॉज, लिंचिंग, चेंजेस इन द ऑफिशियल हिस्ट्री, द एम्प्ड अप हेट ऑन मास मीडिया, ये इससे हम इसको अलग नहीं कर सकते. लेकिन हमें यहाँ पे क्लैरिटी लेनी होगी कि इससे पहले कि इंडिया में इस्लाम आता, टू केरलाज कोदनगलूर और या फिर हिंदू कुश में, India was already a complex inter-community ties between various sects of people who called India as home. इस्लाम के आने से पहले भी इंडिया एक इंटर कम्युनिटी एरिया था जहाँ पे अलग अलग सेक्ट्स के लोग रहते थे. इनफैक्ट हमारे पास इस्टेब्लिश्ड हिस्टोरिकल फैक्ट्स हैं जो कि ये कहते हैं कि जो मल्टीपल माइग्रेशंस हुई हैं, दे मेड इंडिया. एज फिराक गोरखपुरी, who is also known as Professor Raghupati Sahai, he has also said, सरज़मीन हिंद पर अफ़वाम आलम के फिराक काफ़िले आते रहे और हिंदुस्तान बनता गया. Right? So it basically means what? That many कारवां, they came into these paths and they went on to constitute India. कारवां काफ़िले आती गए और हिंदुस्तान बनता गया. तो ऑलरेडी हमारे पास इस्लाम के आने से पहले भी इंडिया एक मल्टी कम्युनिटी एरिया ही, एक मल्टी कम्युनिटी कंट्री ही था. अब जो 1950 का जो ईयर है, विद इंडियन कंपोजिट नेशनलिज्म एट सेंटर, दिस वाज बेसिकली टू फर्स्ट साइड द अटेम्प्ट to draw a line under million mutinies, especially after 1947. इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने हर किसी को इमेंसिपेशन ऑफर किया. एक आइडियोलॉजी सेट की कि regime made no bones about not sharing those values and believed in India as a nation for Hindus only. ये एक मिरर इमेज है जो कि मुस्लिम सेपरेटिस्ट ने इस इमेज को लिया था, जिसके थ्रू वो पाकिस्तान बना. तो लास्टली अगर हम देखें तो भाई अभी हमारे पास एक हाइंडसाइट है ऑफ व्हाट हैपेंड इन 1992. तो वी शुड चूज़ डिफरेंटली. अब हमारे पास जो ये इशू है, इसे लेकर हमें पता है कि पहले क्या हुआ है. एंड जब हमारे पास एक एग्जाम्पल सेट है, सो वी मस्ट चूज़ डिफरेंटली. अब चाहे महात्मा गांधीज असैसिन गोडसे की हेट या वायलेंस हो, इसको भी लाउडली डिनाउंस करना होगा अगैन, हु हैव द पॉलिटिकल पावर. प्रेजेंट ईयर में देखा कि अफ़गानिस्तान में तालिबान आए, पाकिस्तान में सुन्नी मुस्लिम्स की नेशनलिज्म, सिन्हालीज़ की सुपरमेसिज्म, म्यांमार में वहाँ पे अलग जर्नी चल रही है. तो ये जो आसपास हो रहा है, दिस मस्ट सर्व एज अ वार्निंग टू इंडिया, नॉट एज अ मैनुअल. ज्ञानवापी, जिसका मतलब है फाउंट ऑफ नॉलेज और विजडम, ये इंडिया को एक चॉइस दे रहा है. वी कुड पुल बैक or we can take a long sip. So 30 years after Babri Masjid, we know the dark alley the other option leads to if we
offer if we basically try to pull back. And it may be far too narrow a path for India to quickly reverse out. तो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है कि हम एक अच्छी चॉइस लें. Instead of going back, we should take a long sip. So this is the thing called as a road versus LA. We know this. आसपास क्या हो रहा है वो एक एग्जाम्पल के तौर पे हमारे पास सेट है, एक वार्निंग के तौर पे सेट है. So this was the article on Gyanvapi Mosque dispute. So opening up of Gyanvapi is not about history. It is basically about reclamation, and which is basically central to the larger supremacist project. ये चीज़ आप याद रखेंगे. I hope आपको दोनों ही इंसिडेंट्स में जो कॉन्ट्रास्ट है वो समझ में आया होगा. And therefore you can, first of all, you can say that there is less deja vu between both the scenarios, and secondly, we understood what are the differences between the both, and all these differences actually points to what, that the current situation is more dangerous than the 1992 situation, and how we should choose differently. We have examples set, we have a choice to make now. आगे बढ़ते हैं. हमारा next article is about ASHA workers. I've taken this article from Indian Express. So recently, ASHA workers are in news because they have been recognized by WHO as the global health leaders. ASHA, accredited social health activist, India's 10.4 lakh ASHAs are recognized as global health leaders. तो इसीलिए आशा वर्कर को लेकर ये आर्टिकल काफ़ी इम्पॉर्टेंट है. फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस अंडरस्टैंड हु आर आशा वर्कर्स. तो पहली चीज़ याद रखिएगा कि ये जो हमारा आशा प्रोग्राम है, दिस इज़ बेस्ड ऑन छत्तीसगढ़ सक्सेसफुल मितानिन प्रोग्राम. छत्तीसगढ़ में ऐसा एक मितानिन प्रोग्राम था जिसके अंदर जो कम्युनिटी वर्कर थे वो 50 हाउस होल्ड्स की देखभाल करते थे. वहाँ से छत्तीसगढ़ के सक्सेसफुल मितानिन प्रोग्राम से आशा प्रोग्राम को बनाया गया है. सो आशा वर्कर्स, दे आर बेसिकली वॉलंटियर्स हमारी कम्युनिटी के अंदर से ही. एंड आशा वर्कर्स को ट्रेन किया जाता है टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन एंड टू एड पीपल इन असेसिंग द बेनिफिट्स ऑफ हेल्थ केयर स्कीम्स ऑफ द गवर्नमेंट. गवर्नमेंट की जो हेल्थ केयर स्कीम्स हैं उससे बेनिफिट करने के लिए जो इन्फॉर्मेशन है वो प्रोवाइड करने के लिए आशा वर्कर्स को ट्रेन किया जाता है. तो हम ये कह सकते हैं कि जो हमारी मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज़ हैं उनके बीच में, और जो हमारी प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर्स हैं, जो प्राइमरी हेल्थ फैसिलिटीज़ हैं, चाहे वो सब सेंटर्स हो, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स हो, इन दोनों के बीच में एक ब्रिज के तौर पे एक्ट करती है आशा. इट कनेक्ट्स द मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज़ with the facilities of like primary health care center, sub centers and district hospital. रोल अगर हम देखें तो इन एज अ कम्युनिटी हेल्थ वॉलंटियर आशा वर्कर काम करते हैं अंडर नेशनल रूरल हेल्थ मिशन विच वॉज फर्स्ट एस्टैब्लिश्ड इन 2005. नाउ एलिजिबिलिटी की अगर हम बात करें तो प्राइमरली वी लुक फॉर द मैरिड और विडोड और डिवोर्स्ड वुमेन between the age of 25 to 45 years from within the community. अच्छी communication और leadership skills हो, should be literate with formal education up to class 8th as per the program guidelines. तो ये कुछ eligibilities हैं आशा की. Aim क्या है? Aim ये है कि there should be one आशा for every 1000 person or per habitation in hilly area or tribal area or the sparsely populated area. जो तो हिली एरिया है, ट्राइबल एरियाज़ हैं, स्पार्सली पॉपुलेटेड एरियाज़ हैं, यहाँ पे फॉर एवरी 1000 पर्सन दे शुड बी वन आशा. एंड अगर हम प्रेजेंस की बात करें तो आशाज आर अराउंड 10.4 लाख आशा हमारी कंट्री में. एंड सो दिस इज़ यहाँ पे जो लार्जेस्ट वर्कफोर्स है वो यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश में देखने के लिए मिलती है. अच्छा, एक और पॉइंट याद रखेंगे प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से, that Goa is the only state with no such workers. This is as per the latest National Health Mission data जो कि सितंबर 2019 से हमने लिया है.
गोवा के अंदर आशा वर्कर्स नहीं हैं। आशा वर्कर्स वॉलंटियर्स हैं, तो गवर्नमेंट ऑब्लिगेटेड नहीं होता टू पे देम सैलरीज, तो इसीलिए बहुत सारी स्टेट्स में सैलरी नहीं भी दी जाती। देयर इनकम ओनली डिपेंड्स अपॉन द इंसेंटिव्स अंडर वेरियस स्कीम्स, जो कि कुल मिला के कुछ 6,000 to 8,000 पर मंथ के आसपास पहुंच जाता है। आफ्टर दैट इफ वी टॉक अबाउट द रोल ऑफ आशा वर्कर, तो इट इज़ बेसिकली they go for door to door in their area to create awareness about what, like nutrition, hygiene practice, health services that are available, and they focus primarily on ensuring that कि especially women वो antenatal checkups लें, they should maintain their nutrition during pregnancy, they should deliver at a healthcare facility, and post birth training दी जाती है on breastfeeding एंड किस तरह से न्यूट्रिशन देना है टुवर्ड्स चिल्ड्रन। तो इसको लेकर वो प्राइमरीली फोकस करते हैं। दे इवन काउंसिल women about the use of contraceptives, and they educate women about sexually transmitted infection. They motivate the children to get immunized. They provide daily medicines to TB patient. Those are under direct observation of treatment. They screen infections like malaria during the season. बेसिक मेडिसिन थेरेपी लोगों को प्रोवाइड करते हैं, लाइक ओरल रिहाइड्रेशन सोल्यूशन, क्लोरोक्विन फॉर मलेरिया, आयरन फॉलिक एसिड टैबलेट फॉर एनीमिया, कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स। तो जो बेसिक मेडिसिन और थेरेपीज़ हैं वो आशास प्रोवाइड करती हैं। दे गेट पीपल टू गेट टेस्टेड एंड दे गेट द रिपोर्ट्स फॉर द नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस, एंड दे आर ऑल्सो टास्क फॉर इन्फॉर्मिंग देयर रिस्पेक्टिव प्राइमरी हेल्थ केयर अबाउट एनी बर्थ और डेथ इन द डेजिग्नेटेड एरिया। उनके एरिया में कोई भी डेथ या बर्थ होता है तो उसे लेकर उनको अपने प्राइमरी हेल्थ केयर में जाकर इन्फॉर्म करना होता है। देन अब ये जो अवार्ड आशास को मिला है, दैट इज़ बिकॉज ऑफ देयर ट्रमेंडस अचीवमेंट इन ड्यूरिंग द पेंडेमिक रिस्पॉन्स। तो वी शुड नो कि किस तरह आशा नेटवर्क ने पेंडेमिक में रिस्पॉन्ड दिया। तो पेंडेमिक के दौरान जब हर कोई कोविड-19 से डरा हुआ था, आशा वर्कर्स दे वर परफॉर्मिंग अ myriad of functions, जैसे कि दे वर चेकिंग फॉर कोविड-19 symptoms, they were informing the authorities, and they were helping people to reach the quarantine centers. They were explaining the quarantine procedure to the people. They were providing patients with medicine and the pulse oximeters. They were motivating people to get their vaccination shots. And they actually collected data that how many people are yet to get the vaccine. तो काफ़ी प्रोएक्टिव रोल आशा वर्कर्स का रहा है, आशा नेटवर्क का रहा है ड्यूरिंग दिस पेंडेमिक रिस्पॉन्स। बट अगैन देयर आर सम इश्यूज ऑफ कंसर्न, जैसे कि दे ओनली गेट परफॉर्मेंस बेस्ड पेमेंट, उनको फिक्स सैलरी नहीं मिलती जिस तरह किसी गवर्नमेंट सर्वेंट को मिलती है। बहुत सारी स्टेट्स में जो पे आउट है वो काफ़ी लो है और बहुत डिले होकर मिलता है। दे डू नॉट गेट एनी बेनिफिट्स लाइक पेंशन और हेल्थ इंश्योरेंस, एंड दे हैज़ बीन एजिटेशंस डिमांडिंग एम्प्लॉय स्टेटस फॉर आशा वर्कर्स। ये अलग अलग हम टाइम्स पे देखते रहते हैं। एंड there's a strong argument to grant the permanence to some of these position with reasonable compensation, कि एक परमानेंस का जो नेचर है वो दिया जाए ताकि जो मोटिवेशन है आशा वर्कर्स के अंदर वो सस्टेन्ड रह सके। सो बिकॉज आशा वर्कर्स आर नाउ इन न्यूज़, सो देयरफॉर दिस आर्टिकल was all about आशा वर्कर्स। सो दैट इज़ ऑल फॉर दिस वीडियो। आज के इस वीडियो के लिए इतना ही। I will see you all in my next one. Thank you so much for watching.